नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी किसकी पॉपुलैरिटी में पॉलिटिकली हो रहा है इजाफा और किसके सेंसेक्स में गोते मारने के मिल रहे हैं संकेत। 3 राज्यों के चुनाव जो 2023 में हुए हैं, क्या ये 24 के पहले सबसे बड़े संकेत हैं? क्योंकि इन 3 राज्यों में बीजेपी अपने प्रदर्शन से गदगद है, वहीं कांग्रेस पार्टी मंथन में लग गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन 3 राज्यों से क्या 24 की कहानी समझी जा सकती है या फिर उन 6 राज्यों से जो आने वाले वक्त में चुनाव में जाने वाले हैं, क्या ये 24 की झांकी है? क्योंकि 6 राज्य अभी बाकी है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जनता प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अतुल लोने साहब हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया टुडे के कौशिक डेका हमारे साथ है, क्योंकि पूर्वोत्तर में रहते हैं और वहां पर एक एक नेता को और जमीनी हकीकत को समझते हैं, उनसे जानेंगे। तो आइए करते हैं आंकड़ों की बौछार, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सियासी बातें नहीं होती, हम आंकड़ों के लेंस से लोकप्रियता में उछाल या गिरावट पर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले 3 राज्यों के नतीजे क्या कह रहे हैं, आइए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं पूर्वोत्तर में 2014 से लेकर अब तक राज्यों की स्थिति क्या हो रही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्या वो बीजेपी के लिए रंग ला रही है? तो सबसे पहला डेटा आप देख रहे हैं, कहां एक राज्य से 2014 में बीजेपी की शुरुआत हुई थी, 2019 आते आते मामला कहां तक पहुंचा और अब 2023 में मामला कहां पर पहुंच रहा है। ये देखिए, 2023 आते आते अतुल लोंढे साहब, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अपना परचम लहरा दिया है, कहीं गठबंधन में, कहीं अपने दम पर। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब जल्दी से आपको नतीजे दिखा देते हैं कि सीटें कितनी आई हैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी की। त्रिपुरा के नतीजे, जहां पर बीजेपी प्लस आईपीएफटी 33 सीटें, लेफ्ट प्लस कांग्रेस गठबंधन में इस बार चुनाव लड़े थे, जो कि धुर विरोधी थे एक दूसरे के, लेकिन इस बार चुनाव में एक साथ आए कि बीजेपी को बाहर करेंगे, लेकिन 14 में सिमट कर रह गए। टीएमपी टिपरा मोथा नए नवेले प्रोद्योत माणिक्य की पार्टी, जिसने ग्रेटर टिपरालैंड की मांग पर आदिवासी क्षेत्रों में खास तौर पर सफलता हासिल की और पहली ही बारी में 13 सीटें वो ले आए हैं। जल्दी से वोट प्रतिशत दिखा दीजिए, त्रिपुरा में किसको कितने वोट इस बार मिले हैं। तो त्रिपुरा में वोट शेयर आप देखिए, बीजेपी गठबंधन का 2018 में 51% था, लेकिन इस बार 2023 में 40% है। 36 सीटें पिछली बार बीजेपी को अपने दम पर आई थी, इस बार सीटें भी घटी हैं, वोट प्रतिशत भी घटा है, लेकिन इसकी बड़ी वजह है टिपरा मोथा, जिसने 13 सीटें हासिल की है। लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन को 42% पिछली बार आई थी, लेकिन इस बार लुढ़क कर पहुंच गए हैं 25% पर। अब हम आपको दिखाएंगे नागालैंड के भी नंबर्स, क्योंकि नागालैंड में पहले से ही गठबंधन था एनडीपीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का। एक बार फिर स्पष्ट जनादेश है, 60 है, यहाँ पर मैजिक नंबर 31 है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के गठबंधन को। और याद रखिए, ये ईसाई बहुल राज्य है, जहां पर 60 में से 37 सीटों पर इस गठबंधन का कब्जा हुआ। एनपीएफ के 2, कांग्रेस 0, अन्य 21। लेकिन याद रखिए, त्रिपुरा अगर एक बार फिर से हम आपको बताएं तो पिछली बार 0 सीटें आई थी कांग्रेस को, इस बार गठबंधन में 3 सीटें आई हैं त्रिपुरा में। अब हम आपको जल्दी से वोट परसेंटेज भी दिखा देंगे और उसके बाद मेघालय, जो तीसरा राज्य, मेघालय के नतीजे हम आपको दिखा देते हैं कि मेघालय में कॉनराड सांगमा की पार्टी एनपीपी पिछली बार सरकार में थे साथ में बीजेपी के, लेकिन इस बार चुनाव के एन पहले एक दूसरे के साथ ढिशुम ढिशुम शुरू हुआ और कॉनराड सांगमा अलग से गए। चुनाव में 26 सीटें उनकी आई हैं, बीजेपी की 3 आई हैं, पिछली बार 2 थी, और वहीं कांग्रेस की 5 सीटें यहां पर आई हैं। ये लुढ़के हैं 21 से। पिछली बार 21 सीटें कांग्रेस की आई थी मेघालय में, लेकिन इस बार वो लुढ़ककर 5 पर पहुंच गए हैं और अन्य की सीटें आप देख रहे हैं 25। अब हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा दे रहे हैं। मेघालय में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? 18 में 21, 23 में 5। अब अगला राज्य दिखाइए। वोट प्रतिशत जो घटा है वो 28.5% से 13% पर कांग्रेस पार्टी का रह गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा चलता था। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है नागालैंड में, नागालैंड का रिपोर्ट कार्ड है ये कांग्रेस पार्टी का। वहीं त्रिपुरा में पिछली बार खाता नहीं खुला था, इस बार उन्होंने सीटें हासिल की है। अब हम आपको जल्दी से 3 आंकड़े और दिखाने वाले हैं कि 2024 के पहले
क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है इसको एक्स्ट्रापोलेट करके आप मत पहुंचिए 24 पर। अभी तो बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस का इस वक्त शासन है। वहीं कर्नाटक, जहां पर कांग्रेस बहुत उम्मीदें लगाई बैठी है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, तेलंगाना, मिजोरम, इन तमाम 6 राज्यों में। और अगर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो जाता है तो वो 10वां राज्य होगा जिसका 2023 में चुनाव होगा। अब हम आपको दिखा देते हैं एसटी सीटें, क्योंकि देखिए पूर्वोत्तर के राज्यों में एसटी सीट्स, अगर आप सिर्फ त्रिपुरा की बात करें तो लगभग 32% आबादी वहां पर आदिवासियों की है, 18% शेड्यूल्ड कास्ट की है, 50% तो SC ST हो जाते हैं, 20 सीटें वहां पर रिजर्व्ड है। और हम आपको दिखा रहे हैं एसटी सीटों पर जो बीजेपी ने इस बार परफॉर्मेंस की है, 6 सीटें 20 में से। याद रखिए पिछली बार से गिरावट है, क्यों? क्योंकि टिपरा मोथा ने अच्छा किया। पिछली बार इनकी 10 सीटें थी, अलायंस में जब लड़े थे तो 18 सीटें आई थी 20 में से, लेकिन फिर भी टिपरा मोथा की सफलता के बावजूद 6 सीटें यहां पर बीजेपी गठबंधन को मिला है। 2018 में 10 सीटें अपने दम पर बीजेपी लाई थी सिर्फ एसटी इलाकों में सीटें पर। अब हम आपको मेघालय का दिखा रहे हैं, नागालैंड का भी एसटी सीट दिखा दे रहे हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये संकेत साफ है कि क्या जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनका विश्वास बीजेपी में हो रहा है। 2018 में मेघालय में 0 सीटें आई थी और 2023 में भी 0 सीटें आई हैं। तो यहां पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब सीट्स है वहां पर नहीं सफलता मिल रही है, लेकिन नागालैंड में बरकरार रखा है बीजेपी ने। एसटी सीट्स में 11 सीटें पिछली बार उनकी आई थी और एक बार फिर से 11 सीटें उनकी आई है इस बार। चर्चा की करते हैं शुरुआत। गदगद तो आप बहुत है प्रेम शुक्ला जी की, आपको लग रहा है बहुत बड़ी सफलता पूर्वोत्तर में है और वो दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस कह रही है कि इससे आप 24 पर कैसे पहुंच गए? अभी तो बड़े बड़े राज्यों के होने हैं और राज्य और सेंटर का कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। मोदी वेव है ये कहना क्या सही है इन 3 नतीजों के साथ? देखिए, मोदी वेव हर चुनाव में 2014 के बाद अधिकांश चुनाव में मोदी वेव रहा है। और साफ तौर पर जिस पूर्वोत्तर भारत में 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं, लगभग ऐसी स्थिति थी, असम के अलावा हम कहीं दिखाई नहीं देते थे, उस पूर्वोत्तर में आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को जिस तरह से वहां की जनता ने स्वीकारा, आप देख रही जनजातीय समाज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दे रहा है। जो अल्पसंख्यक समुदाय है जिसको लेकर लगातार हम पर झूठा आरोप लगाया जाता है, कल भी जो है कैम्ब्रिज में एक बार फिर राहुल जी गए हैं और वहां यहाँ मैं सोच ही रही थी कि आप राहुल गांधी पर कब आएंगे। तीसरे या चौथे लाइन में आप आ गए सर। नहीं, क्यों नहीं आए भाई? हाँ। वो मोदी जी पर आए, हम राहुल पर आए, इसमें आप राहुल गांधी गए ही नहीं पर पूर्वोत्तर में, मेघालय में सिर्फ एक बार गए थे। मेघालय को क्या पूर्वोत्तर नहीं मान रही? नहीं, एक ही बार गए मेघालय में, पड़े प्रचार के लिए नहीं गए। बंटा ढार, तो ये राहुल गांधी का तो अपना चमत्कार है, मेघालय पहुंचे और बंटा ढार हो गया। मुकाबला आपको करना है। पूर्वोत्तर के ये राज्य क्या आपके लिए, अब कांग्रेस पार्टी के लिए अहम नहीं रह गए हैं? क्यों आपके शीर्षस्थ नेता नहीं गए? सिर्फ मेघालय एक बार गए राहुल जी। अब ये नई स्ट्रैटेजी कांग्रेस की क्या है, जिसमें गुजरात में भी आप कहते थे हम डोर टू डोर कर रहे हैं, आप लोग नतीजे देखिएगा, नतीजे तो कुछ और ही कह रहे हैं। मिस्टर अतुल, देखिए, जनता जनार्दन का जो मैंडेट है उसका हम स्वीकार करते हैं, ससम्मान स्वीकार करते हैं, और लोकतंत्र में जनता बड़ी है, उन्होंने इनको जीत दिलवाई है तो उसका हम सम्मान करते हैं, इनको बधाई भी देते हैं। क्योंकि आपके पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें शेल कंपनियों के शेयर नहीं ओवर वैल्यूड नहीं, मुझे पता है, आज तक सही में पॉपुलर रियल शेयर है आज तक के, शेल कंपनीज के नहीं है। तो मैं 2-3 बातें बता दूं, खतरनाक क्या है। लोकतंत्र में हार जीत होती है, हम हार रहे हैं, 9 साल से हम जीते भी है, हमारे जीत की चर्चा कम होती है। हम पंजाब में जीते, हम मध्य प्रदेश में जीते, कर्नाटक में जीते। पंजाब में हम लास्ट टाइम जीते थे। इसके पहले वाले की बात, 2017 की चर्चा करें। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि उसकी चर्चा। पंजाब हार गए सर, पंजाब अभी हार गए। हाँ। लेकिन उसके और मध्य प्रदेश भी आप मानिए कि आप जीते थे, वो तो बाद में इन्होंने जो दिरादित्य को खींच लिया, वो सब अलग है। सीबीआई इनकम टैक्स ईडी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी वाला अलायंस एक अलग से खेलता है, वो भी हमने देखा है। तो एक बात तो है कि पूर्वोत्तर की जो अस्मिता है, क्षेत्रीय अस्मिता, वो है। हमने नागालैंड में एक इशू चल रहा है, NSCN के साथ इन्होंने क्या चर्चा की, देश के प्रधानमंत्री वो बताते नहीं है। NSCN के साथ आपका अकॉर्ड, नागा अकॉर्ड क्या है, क्या उसमें उन्होंने अलग फ्लैग और अलग कॉन्स्टिट्यूशन मांगा? आपने जो चर्चा की, जनरली प्रेस कम्युनिके निकलता है अंजना जी, आपको तो पता है, चर्चा होने के बाद प्रेस कम्युनिके निकालकर जनता को बताया जाता है। अभी तक 8 साल में बताया नहीं गया। जीत मिली है, वो शेड्यूल्ड स्टेट्स ही है,
कॉन्स्टिट्यूशन में 5 और 6 शेड्यूल्स जो है वो शेड्यूल्ड एरिया के लिए होते क्योंकि हैं। आप नागालैंड की बात करें, काउंटर है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो था, आफ्सा, वहां जबरदस्त इमोशन है इसके खिलाफ आफ्सपा का, लेकिन बावजूद इसके आप लोगों ने इतने दशकों में कभी हिम्मत नहीं दिखाई। अमित शाह ने हिम्मत दिखाई, पार्शियल रोल बैक शुरू हो गया है, 72 में से 15 थानों में हटा दिया आफ्सपा। क्या ये बड़ा कदम नहीं था? क्या ये शाह मोदी की लोकप्रियता पर मुहर नहीं है, आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा है कि कोई पार्टी का नेता अगर लोकप्रिय है तो उसमें विरोध करने का कोई काम जरूरत नहीं ना। लेकिन अफसा जो आप कह रहे हैं कि पहले परिस्थितियां 70 में क्या थी, 80 में क्या थी, 2000 में क्या है, 2020 में क्या है, 2020 में आके कोई चीज बदल जाती है तो उसकी अहमियत 1970 में नहीं थी, ऐसा कहना भी थोड़ा गलत हो जाएगा। विरोध कब होता है? जब देश को इकट्ठा रखना है तो कुछ कड़वे कदम जो है वो उठाने पड़े, वो उठाए हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 2 प्रधानमंत्रियों की जान भी दे दी इंटीग्रिटी के लिए देश की, तो वो तब गलत था, अब सही है, तब सही था, अब गलत है। इसमें जाने के बजाय उनको मौका मिला, उन्होंने निकाला, तो अच्छी बात है, उसको विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन टिपरा मोथा जो है वो हमारे साथ में थे। अभी टिपरा मोथा ग्रेटर लैंड, टिपरा ग्रेटर लैंड की वो मांग कर रहे हैं, वो एक अलग मांग आई है, बोडोलैंड की एक अलग मांग आई है। तो वो क्षेत्र जो है वो अशांत क्षेत्र रहा है, उसे अपने साथ रखना। असम अकॉर्ड हुआ है, प्राइम टाइम का एक अलग विषय है, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ वहाँ 7 बजे ये रहते हैं, वहाँ पर मैं रह चुका हूँ 15-20 दिन, तो वहाँ पर प्राइम टाइम का इशू है, उनको एसिमिलेट करने का इशू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सियासी लड़ाई, जहाँ तक पूर्वोत्तर की बात है, वो सियासी लड़ाई होने के बजाय वो लोग हमारे अपने लोग हैं। हम दिल्ली में जो लोग आते हैं ना यूपीएससी की पढ़ाई करने या अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने आते हैं, उन्हें हम लोग, हमारे भाई जो है, हमारे भाई है, हमारी बहन है, वो हमारे इंडियंस है, ये मानने की एक जो मोमेंट है वो मोमेंट करना पड़ेगा। और सियासी लड़ाई उस क्षेत्र में न ले जाते हुए, चलो जो जीता है उसने अच्छा काम करना चाहिए। मोदी की लोकप्रियता के मुकाबले आपके पास कौन सा नेता है जो उतना लोकप्रिय है, या फिर मुकाबला उनको टक्कर देगा? देखिए, लोकतंत्र में एक व्यक्ति के खिलाफ दूसरा व्यक्ति खड़ा करके ये कोई प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है। ये तो नैरेटिव एक सेट किया जाता है कि इनके सामने ये खड़ा नहीं हो सकता है। जनता के लिए कौन खड़ा होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र में। एक व्यक्ति के लिए खड़ा होने के लिए लोकतंत्र नहीं होता, व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति जाएंगे। लेकिन इस देश के इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है। इस देश का जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, इस देश का कैग इंपॉर्टेंट है, इस देश की आरबीआई इंपॉर्टेंट है, इस देश का हर वो इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है जिसके बल पर इस देश का लोकतंत्र 70 साल तक खड़ा हुआ है, जिसका हम ढिंडोरा पीटते हैं, जिसका अभिमान हम सिनिस्टर हाथ लगा के करते हैं दुनिया में कि हाँ, वो देश जहां पे 1652 डायलेक्ट है, वो देश जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल 22 भाषाएं है, वो देश जहां पर हर दुनिया का धर्म है, वो देश हर तरह से भौगोलिक परिस्थितियों से अलग है, लेकिन फिर भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। ये 70 साल में हमने हासिल की हुई चीज है। विनोद जी, कौशिक जी से एक कमेंट लेके फिर इनके सवाल भी लेंगे। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि मैं टीवी देखता रहा काफी देर तक, जितना मुझे वक्त मिला, किसी ने ईवीएम की बात नहीं की। तो चुनाव आयोग पर और उस पर तो कल हमने कमेंट नहीं देखा, लेकिन कांग्रेस का फिसलना, बीजेपी का कायम रह पाना पूर्वोत्तर के इन राज्यों में और धीरे धीरे सभी राज्यों में, मैप दिखा दीजिए, क्या कह रहा है 24 के लिए? देखिए, ऐसा है कि जहां तक 24 की बात है, तो अपने यहाँ हिंदुस्तान में जब दुकान सुबह सुबह खुलती है और जब कोई ग्राहक आ जाता है तो कहते हैं बोहनी शुरू हो गई। तो बोहनी है, मैं कहता हूं उसको। लेकिन बोहनी के बाद आगे कितनी बिक्री होगी, शाम तक क्या फाइनल क्या जब आएगा, शाम को जब दुकान बंद होगी तो उससे पता लगेगा। लेकिन बोहनी शुरू हो गई, ये मैं मानता हूं। और बीजेपी की बोहनी अच्छी हुई है, इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। और लौंडे जी की पार्टी की जो बोहनी है वो थोड़ी ठीक नहीं हुई है, कम से कम मेघालय में और नागालैंड में और त्रिपुरा में। वो अभी की बात है। लेकिन मेघालय में अच्छा रहा हमारा, वो 60 में से 3 है, हम 5 है। नहीं, वो अच्छा रहा, लेकिन 21 के मुकाबले अच्छा नहीं रहा। फिसले ना सर, वो तो सारा एक्सोडस, जैसा एक्सोडस आज कश्मीरी हिंदू पंडितों का हो रहा है, वैसा हमारे पार्टी का एक्सोडस हुआ है वहां पर। दादा, आपके विधायक कौन ले गया इस बार? एक सेकंड, आपके विधायक इस बार कौन ले गया? टीएमसी ले गई ना, और बाकी सब। तो ये सारे बंदूक इधर नहीं लगा सकते। आपके विधायक ही ऐसे हैं, पता नहीं कोई आइडियोलॉजी है कि नहीं है। मेरा बंदूक 360 ममता डिग्री बनर्जी घूमेगा। आती है, उनके साथ चले जाती है। अंजना जी, मेरा बंदूक 360 डिग्री घूमेगा, मेरा बंदूक 360 डिग्री ममता घूमेगा। बनर्जी आती है तो उनके साथ चले जाते हैं विधायक, और ये तो खैर हुनर ही है इनका, तो पीएचडी है इसमें। इनकम टैक्स, सीबीआईडी। आपकी आइडियोलॉजी क्या बची है कांग्रेस की? मैं लौटूंगी इस पर, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कहता इनकी त्रिपुरा में बोनी अच्छी हुई, 0 से ये 3 पे आ गए कम से कम। इसको माना जा सकता है। लेफ्ट के साथ गठबंधन, लेफ्ट के साथ गठबंधन का फायदा इनको मिला, लेफ्ट को नहीं मिला। लेफ्ट को नहीं हुआ, वो हाँ, इनका वोट भी बढ़ा, सीटें भी 16 बढ़ी। अपने दम पर पिछली बार लाए थे, आज इस बार फिसल। बिल्कुल, उनका वोट भी कम हुआ, सीटें भी कम हुई। लेकिन पूर्वोत्तर के नतीजों को देखना चाहिए थोड़ा ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण से। पूर्वोत्तर में निश्चित रूप से बीजेपी ने जो सफलता हासिल की है, वो जो पिछले 10 वर्षों में वहां जो काम हुआ है, खास करके विकास का जो काम हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूर्वोत्तर को एक प्राथमिकता के रूप में रखा है,
मुझे लगता है शायद राजीव गांधी के जमाने में जो पूर्वोत्तर की तरफ देखने का सिलसिला शुरू हुआ था, जब लालडेंगा के साथ मिजोरम एकॉर्ड किया था, असम एकॉर्ड किया था, हाँ लालडेंगा के साथ, उसके बाद फिर पूर्वोत्तर की उपेक्षा हो गई। नरसिंह राव जी के टाइम में भी पूर्वोत्तर पर ध्यान नहीं दिया गया, अटल जी के टाइम में भी नहीं ध्यान दिया गया, और मनमोहन सिंह के टाइम मोदी जी ने आगे पूर्वोत्तर को निश्चित रूप से एक अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा, और उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, वहां सड़कें, एयरपोर्ट, ये सब तरफ आप चुनाव में आप देखिए जिससे बात तो वही का विकास हुआ है, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो एक तो ये, दूसरा पूर्वोत्तर के राज्य जितने संवेदनशील राज्य हैं उनका नेशनल पार्टी के साथ जुड़ना, पहले कांग्रेस के साथ जुड़े थे, आज बीजेपी के साथ जुड़े हैं, ये देश के लिहाज से अच्छा है। ठीक है कौशिक, 3 प्रोपोजिशन मैं दे रही हूं, उनमें से आपको क्या लगता है सबसे पावरफुल है? क्या मोदी वाकई पूर्वोत्तर में लोकप्रिय हो गए हैं? दूसरा, क्या एफ्स्पा का हटाना नागालैंड में उनके लिए काम आया? यहां पर टिपरामोथा के आने से बंगाली पॉपुलेशन का कंसोलिडेशन हुआ और इसलिए बीजेपी वहां निकाल ले गई? या फिर तीसरा, आपको लगता है विकास और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों को सीधा मिल रहा है सरकारी स्कीम्स का फायदा, वो वजह रही? तीनों स्टेट में अलग अलग वजह है, लेकिन सबसे जो कॉमन फैक्टर है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी दोनों का जो उत्तर पूर्वांचल में फोकस है। पिछले 2014 से आज किसी ने आंकड़ा दिया है 9 साल में 52 टाइम्स द पीएम हैज ट्रेवल्ड टू नॉर्थ ईस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ के लोगों को, अपने आप में वहाँ के लोगों को, और आपने जैसे कहा मैं पूर्वोत्तर में भी रहा हूँ और पिछले 22 साल से मैं दिल्ली में भी रह रहा हूँ, तो मुझे दोनों ही जगह का नजरिया पता है, कहाँ क्या गड़बड़ है, तो मैं दोनों तरफ से देख सकता हूँ। और जो मैंने महसूस किया, ये जो फोकस है बीजेपी का और पीएम मोदी का, तो इससे क्या होता है, लोगों को एक फीलिंग आता है कि हाँ हम पे नजर दे रहे हैं, हमें इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। आज तक में भी एक हिंदी चैनल पे पूर्वोत्तर पे चर्चा हो रहा है। ये जो फोकस है, ये इसका वजह है बीजेपी ने जो कंसिस्टेंटली जो 70 साल में नहीं हुआ, ये फोकस वहां पे दिया गया है। सर तो हिला रहे हैं सर, लेकिन ये सब बीजेपी मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं। मैं प्राइम टाइम की बात कर रहा हूँ। तो इसकी वजह आज से 5 बजे जो शो चल रहा है, 4 और 5 बजे, ये वहाँ का प्राइम टाइम होता है, क्योंकि वहाँ पर 7-8 बजे जो है वो दिन खत्म हो जाता है। यही प्रॉब्लम है। आपने बोला 7-8 बजे दिन खत्म हो जाता है, वो 2014 या 2010 की बात होंगे। अब आप जाइए, मैं खुद जाता हूं, अभी इम्फाल जाता हूं, मैं आइजॉल जाता हूं या अगरतला जाता हूं, जहां पे इम्फाल में मुझे 5 बजे के बाद कुछ नहीं दिखता था, आज वहां पे नाइट लाइफ है। तो ये जो चेंज आया है, आज मैं 10-12 बजे तक वहां वॉक कर पाया, तो ये जो चेंज है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, जो एक स्टेबिलिटी आया है, ये एक फोकस तो बीजेपी का हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जो भी वजह हो, उनको पॉलिटिकल गेन हो, वहां पे जेन्युइनली काम करना चाहते हो, इसकी वजह से ये जो कंसिस्टेंट एफर्ट है, आप हर स्टेट से 2-2 सीट मिला के, और असम का 14 मिला के 25 सीट है। इन 25 सीट को पहले कांग्रेस हो या जो भी पार्टी सत्ता में रहते थे, तो ये सोचते थे छोटे छोटे स्टेट है, यहाँ पे इतना फोकस क्यों देना है। तो इसके नतीजा ये हुआ, आज देखेंगे तो पहले नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस होते थे, नेशनल पार्टी, और बाकी रीजनल पार्टीज होते थे। आज कांग्रेस का मुझे लगता है कुल मिला के, मैंने एक्चुअल गिनती नहीं किया, 5% भी नहीं होंगे एमएलएज, कुल मिला के जितने स्टेट्स में जितने एमएलएज है उनके 5% भी कांग्रेस नहीं होंगे, और एक तरफ से इरिलेवेंट हो गया है। और अब नॉर्थ ईस्ट का सत्ता जो पॉलिटिक्स है, उसमें एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ रीजनल पार्टी है। तो बीजेपी ने कितनी आसानी से सिर्फ 9 साल में कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया है वहाँ पे। छोटे छोटे सवाल। हमारा सवाल कांग्रेस से, कांग्रेस के प्रवक्ता से, कि अभी 3 राज्यों का नतीजा है और राहुल गांधी जो टॉप लीडर हैं कांग्रेस के, वो एक जगह मेघालय में गए। क्या 24 में आप लोग चमत्कार कर देंगे क्या एक बार? ऐसा है कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, ये दोनों चुनाव में अंतर होता है। जैसा मध्य प्रदेश हमने जीत लिया था, कर्नाटक जीत लिया था, महाराष्ट्र में लोकसभा में बीजेपी ने जीता था, लेकिन बीजेपी की सीटें जो है विधानसभा में कम हो गई, सरकार से भी जाना पड़ा। तो विधानसभा और लोकसभा के दोनों नतीजे जो है वो अलग अलग आते हैं। और रही बात तो प्लेन्स के जो अपने विषय है, बेसिकली जो आप पेट्रोल पंप पे जाते हो और हंसता हुआ चेहरा देखते हो और 100 रुपया देते हो, पता चलता होगा। मम्मी जाती होगी सिलेंडर लेने, 410 का था, 1200 रुपए देती होगी, अच्छा लगता होगा। हाँ आटा है, नहीं इश्यूज है ये। तो ये इश्यूज पे 2024 का चुनाव जो है वो इन इश्यूज पे होगा। बेरोजगारी और महंगाई बड़ा इशू है, हर व्यक्ति को वो छूता है, हर व्यक्ति को उसकी तकलीफ है। तो ये इश्यूज जो है, ये इश्यूज 2024 के लोकसभा में बड़े रहने वाले, जो हमारे मुद्दे रहेंगे। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा इस चुनाव पर? नहीं, सबसे एक बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में कुछ चुनाव हुए हैं, तमिलनाडु में कुछ चुनाव हुए हैं। पूरे भारत का परिप्रेक्ष्य अगर देखोगे तो बीजेपी नागपुर में हारी है, जो उनका गढ़ है,
और मैं नागपुर से आता हूं, और कस्बा पूना का जो उनका दूसरा गढ़ है, जो 30 साल से कभी नहीं हारे थे, वहां पर भी हारे लगातार। महाराष्ट्र में वो हारे स्टेट्स हैं। को छोड़ के बाई इलेक्शन पर ले जाना चाह रहे हैं नहीं अंजना जी, ऐसा नहीं। conversation को। उन्होंने मुझे भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर इम्पैक्ट पता हुआ है, देखो अभी मेघालय में बीजेपी ने इन्होंने जो बताया उससे तो पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस ने कभी अनदेखी की नहीं है। शेड्यूल से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से लेकर उनकी बात सुनने से लेकर हर तक, असम अकॉर्ड, अभी वो काफी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो बताने जाऊंगा, टाइम नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 60 सीटें तो वो भी लड़े थे मेघालय में, हमने भी 0 से शुरुआत की थी, जो भी हुआ होगा, लेकिन हमें 5 मिली, उन्हें 3 मिली है। नागालैंड में हमारा लास्ट टाइम नहीं था, इस टाइम भी नहीं आया। त्रिपुरा में लास्ट टाइम हम लोग 0 थे, अभी 3 पर आए हैं। तो एकदम से ऐसा कह देना कि ये सारा इंटरप्रिटेशन ही अलग है, एनालिसिस जो है हम हमारे हिसाब से देखते हैं। मतलब आप कह रहे हैं भारत जोड़ो को हम रिजल्ट से ना जोड़े, स्टेट के रिजल्ट से? नहीं, ऐसा है कि हमारा संगठन तो खड़ा हुआ है पूरा। ठीक है, ठीक है, ठीक। इन्होंने असम अकॉर्ड की बात की, तो मैं एक आंसर दे देता हूँ। असम अकॉर्ड 1985 में साइन हुआ था राजीव गांधी और असम के एजिटेशनिस्ट के बीच में, 1985 में, और आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो अकॉर्ड तो बहुत सारे कर सकते हैं, यही प्रॉब्लम है, जो वायदे तो बहुत हुए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हुआ है, और यही वजह है कि कांग्रेस वहां से गायब हो चुकी है। हाँ। मेरा सवाल कांग्रेस से है। अभी किसी का बीजेपी से है? मेरा सवाल कांग्रेस से है। अभी मनीष सिसोदिया को सीबीआई ले गई, तो आपने कहा सही हुआ। अब कांग्रेस नेताओं पर जब सीबीआई रेड मारती है तो आप लोग कहते हैं कि गलत हुआ। आप पर जनता भरोसा कैसे करे? एक तरफ सही, एक तरफ गलत, आप लोग स्टैंड सही नहीं ले पाते हैं सही से। एक बात आप समझ लीजिए, 24 में अगर एजेंसीज का दुरुपयोग मुद्दा होगा तो आप खड़े कहाँ रहेंगे, ये उनका प्रश्न है। एक बात सुनिए आप। हाँ। जब विंटर सेशन में ये बात उठी थी कि गलत इस्तेमाल जो है एजेंसीज का, इसके खिलाफ संसद में जब खत दिया गया था प्रेसिडेंट को, तो उस पर आपने सिग्नेचर नहीं किया था, ये बात अलग है। लेकिन जो इस्तेमाल है वो लोगों को समझ चुका है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल होता है, ये कोर्ट ने भी स्ट्रिक्चर पास किए हैं। तो ये बात तो एकदम खुले है। क्योंकि मनीष सिसोदिया, मेरा उनसे एक उल्टा सवाल है थोड़ा भाई से, अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी में चले जाते हैं तो क्या वो जेल में रहेंगे? चलिए ठीक है। मुकुल रॉय है, भावना गवली हमारे यहाँ 100 करोड़ की एब्सकॉन्डिंग है, और वो सीधा लोक कल्याण मार्ग से बाहर निकलती है। लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री जी के घर में निकलती है, राखी बांधती है, उनकी ईडी की इंक्वायरी खत्म, बंद हो गई। प्रताप सरनाइक का बंद हो गया, यशवंत यादव का बंद हो गया, मुकुल रॉय का बंद हो गया। चार सांसद। मेरी आपत्ति एब्सकॉन्डिंग नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल एब्सकॉन्डिंग नहीं है, नहीं है भावना गवली एब्सकॉन्डिंग। किस केस में एब्सकॉन्डिंग है? बताएं किस केस में एब्सकॉन्डिंग है? एक मिनट सुनिए, किस केस में आप झूठ? भावना गवली एब्सकॉन्डिंग थी, नहीं थी, सरकार सत्ता पलट हुआ, उसके बाद में वो वहां आई, और उसके बाद उनकी इंक्वायरी खत्म नहीं हुई अब तक। भावना गवली एब्सकॉन्डिंग थी, भावना गवली एब्सकॉन्डिंग थी। सोमैया ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे 100 करोड़ के, उनके यहाँ ईडी की एक साथ नहीं, शाउटिंग मैच नहीं। हाँ। मेरा सवाल बीजेपी से है। क्या लगता है कि 2024 में मिडिल क्लास फैमिली जैसे महंगाई फेस कर रही है तो उनके वोटर्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? या जब तक बीजेपी का कोई मेन अल्टरनेटिव, अच्छा अल्टरनेटिव अभी नहीं है, जब तक नहीं आता, क्या बीजेपी अभी ऐसी रहेगी? आप जनता को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, महंगाई के मुद्दे पर डिलीवर नहीं कर रहे हैं, जनता त्रस्त है महंगाई से, ये उनका सवाल है। देखिए 2004 से 2014 के बीच में जब विश्व की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, भारत की अर्थव्यवस्था भी अच्छी थी और अर्थवेत्ता प्रधानमंत्री था, तब एवरेज इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति की दर 10 थी। आज कोरोना जैसी स्थिति में भी अगर एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5% है, इसका कारण है कि अगर महंगाई बढ़ती तो उसको नियंत्रित करने की दिशा में हम काम करते हैं। दुनिया में पर बैरल 111 डॉलर पर बैरल था, अभी $18 तक नीचे है, अभी भी 80 है। लेकिन 32 रुपए और 33 रुपए टैक्स लगा के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है वो 1 रुपए से 18 रुपए लगाकर महंगाई थोपी गई है। जीएसटी जो है 50% नीचे बीच में उनको पूरा उनसे पूछा है ना, सब तो आप ही जवाब दे रहे थे, एक उनकी झोली में आया वो भी आप छीन रहे हैं। देखिए इनका ऐसा है, ये पेट्रोल डीजल के महंगाई की बात करते हैं, लेकिन अपने ही स्टेट में ये पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाते। हम तो जो है एक्साइज ड्यूटी घटा देते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार ही महंगाई के विरोध कर रहे थे, आते ही 2 रुपए जो है वो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। तो साहब आपकी बात में साख बचती नहीं है। नहीं। आप जो आरोप लगाते हैं, पता लगा आप ही के ऊपर वो आरोप घूम कर चला आता है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब दीजिए। ऐसा है 3 रुपया, लेकिन ये फुटबॉल खेलते रहिए आप लोग, हम जनकल्याण के लिए उधर गोल मारिए, वो इधर गोल मारिए, जनकल्याण के लिए समर्पित है। गलत जवाब बीडीएस हो गई, गलत जवाब। तो ऐसा है कि 3 रुपया 40 पैसा और 9 रुपया 56 पैसा और 32 रुपया 90 पैसा और 31 रुपया 93 पैसा, 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स, और इन्होंने 18 रुपये किया।
और सारे शेष में लगाए, 27 लाख करोड़ रुपए ले लिया, जबकि $111 से गिरकर $18 तक कोविड में आया था, नहीं दिया। इन्होंने राज्यों को तरसाया कंपेंसेशन के लिए, जीएसटी कंपेंसेशन के लिए, जो टैक्स डिवोल्यूशन है उसका पैसा नहीं दिया। जब महाराष्ट्र में हमारी सत्ता थी, 1 लाख करोड़ तक का पैसा जो सेंट्रल के पास था, जो योजनाओं का था, जो टैक्स डिवोल्यूशन का था, जो जीएसटी कंपेंसेशन था, नहीं दिया। इनका अगर सत्ता नहीं है तो हाथ मरोड़ो। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। कल राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में बोला कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, तो क्या इंडिया की डेमोक्रेसी की बात इंडिया से बाहर जाके करना सही है? ये क्या ऐसा है कि वो दुनिया के परिदृश्य में बात कर रहे थे, ग्लोबल एक साथ जवाब दीजिएगा, 2-3 सवाल है, जल्दी जल्दी पूछे। सर शेर पालने में ज्यादा खर्च आती है बिल्ली पालने में? क्योंकि हमारे मोदी जी शेर हैं, हम शेर पालेंगे, खर्च उठाएंगे, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम शेर पालेंगे, भारत का शेर है मोदी। हम सवाल क्या है? नहीं, हम सर ने बोला महंगाई है, महंगाई कुछ नहीं है। 2004 में 4 की देख लीजिए आप, पेट्रोल की रेट 36-34 रुपए थी, और 2014 तक रही कांग्रेस, उसकी भी रेट देख लीजिए 76 रुपए करके बीजेपी को दी। तो जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे महंगाई आती रहेगी, जाती रहेगी। क्या पढ़ रहे हो तुम? मैं तो जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ। मैं तो जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ, लेकिन सर आप 2004 का भी देख लीजिए आप, प्राइस पेट्रोल की, और 2014 तक का भी देख लीजिए, जब कांग्रेस में थी, आप देख लीजिए सर गूगल करके। आपके सवालों में ही आपके सारे जवाब है, और आप अगर प्रधानमंत्री को ऐसा मानते हैं तो मैं वो आपकी भावना का सम्मान करता हूँ। प्रेम जी, 100 बातों की एक काट है आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एमसीडी चुनाव से लेकर राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव में तो जाहिर है वही चेहरा रहेंगे, हर जगह आपने उनका चेहरा चिपका दिया है। तो परफॉर्मेंस वर्सेस पॉपुलैरिटी, क्या एक डिबेट की जरूरत नहीं है? परफॉर्मेंस के कारण ही पॉपुलैरिटी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से परफॉर्म किया है उसी कारण पॉपुलैरिटी है। आप नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी के रूप में स्वीकारना और उसका विकास करना, कौशिक डेका जी कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या प्रवक्ता नहीं है, लेकिन वो पा रहे हैं ना कि नाइट लाइफ जो है नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो गई, जहां महीनों ब्लॉकेड हुआ करता था कांग्रेस के कार्यकाल में। मिजोरम में, मेघालय में महीना भर लोग जो हैं भारत से संपर्क ही काट दिया जाता था। आज ये स्थिति नहीं है। तो अगर परफॉर्मेंस नहीं होगा तो पॉपुलैरिटी किसी की हो ही नहीं सकती। इसलिए परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी का यह जो हमारा मिक्स है उसका ही लाभ हमको हो रहा है, और लेंगे हम उसका लाभ। और हमारे पास अगर जो है पारस हो तो हम पारस का सदुपयोग क्यों ना करें? परफॉर्मेंस बेस्ड पॉपुलैरिटी है ये। हाँ ठीक है ना, सीधा उनका दावा है। ठीक है ना। सबसे बड़ी बेताशा बेरोजगारी पिछले 70 साल की यही अभी है, तो वो परफॉर्मेंस है तो आपको मुबारक। सबसे बड़ी महंगाई अभी है, अगर महंगाई परफॉर्मेंस है तो आपको मुबारक। आपने कहा था पेट्रोल 35 रुपया देंगे, लेकिन पेट्रोल तो 100 रुपए, 1 मिनट, 100 रुपए के ऊपर दे रहे हैं। आपने कहा था 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, बेरोजगारी सामने दिख रही है तो आपको वो मुबारक। आपने कहा था देश बिकने नहीं दूंगा, रोज बिक रहा है, 2 बेच रहे 2 खरीद रहे, ये सारा देश देख रहा है। तो परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी की बात अलग है, ये तो हम डिवीजन पे खेल रहे हैं। और ये जो युवा बैठा है ना यहाँ पर, ये समझता है। त्रिपुरा में कौन सा डिवीजन हुआ? त्रिपुरा में कौन सा डिवीजन हुआ? मैं कहा ना प्लेन्स, देखो मैं अभी आपने बोला अब आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ना। त्रिपुरा नागालैंड में क्या थोड़ा सा आपका स्टैटिस्टिक्स में सही कर दूं। लेफ्ट और कांग्रेस को 36% मिला है, 20% इसको मिला है प्रद्योत बर्मन को, और इनको मिला है, इनका परसेंटेज जो है वो कम होके 41 पे आया है। तो 15% का डिफरेंस है। ये एक डिफरेंस जो है वो हम अलग अलग चुनाव लड़े जीते, उनको मुबारकबाद है। मैं कोई अलग कोई डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। आप दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जाऊंगी नहीं। आपने कहा कि डिवीजन पे जीतते हैं, ये परफॉर्मेंस है देश, डिवीजन पे जीतते हैं, जस्टिफाई कीजिए अपने स्टेटमेंट को। ठीक है, मैं करता हूं। क्या डिवीजन किया त्रिपुरा में? अभी जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ, जम्मू की सीटें बढ़ाई गई। त्रिपुरा पूछ रहे हैं आप, जम्मू कश्मीर नहीं, डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं। आप एक बात पर खड़ी मत रहिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप उसको काउंटर कीजिए। डिलिमिटेशन में जम्मू की सीटें बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री है, सबका साथ सबका विश्वास, जब यूपी में प्रचार करते हैं तो क्या कहते हैं? कब्रस्तान, स्मशान घाट। ये देश के प्रधानमंत्री लोगों को देखते हैं और कपड़े से पहचान लेते हैं कि ये कपड़े से मैं पहचान लेता हूं कौन है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। त्रिपुरा की जनता ने शमशान कब्रिस्तान पे वोट किया है। मैं आपको यूपी के प्रचार में क्या हुआ, मैं डिवीजन की बात किया, मैंने डिवीजन की बात किया। मैंने ये आपको कहा कि पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं हम। आप त्रिपुरा को बार बार पूछ रहे हैं, मैंने एक्सेप्ट किया कि त्रिपुरा में जो मोथा जी जो है उनके साथ हमारा नहीं हो पाया, तो हम हार गए, हमारा डिवीजन हो गया। आप ही के नेता थे, आप ही की पार्टी से प्रद्योत निकले हुए कहता हूं ना, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई और 13 सीटें जीत ली। हमको मंथन करना पड़ेगा उस बात का। आप अपने नेताओं को, हेमंत बिस्वा शर्मा जो इनके सबसे बड़े अभी वहां पर एक उदाहरण है, जिनकी ईडी की इंक्वायरी चल रही थी वो चले गए तो वहां के मुख्यमंत्री हो गए।
वो भी तो ईडी के रडार पर थे ना, उनकी तो रेड हो गई, सब हो गया, इंक्वायरी हो गई, वहां चल इस जाने पर एक का जवाब तो बनता है। ईडी और के आजकल तो वो सबूत है ना, भाजपाइयों से भी ज्यादा भाजपाई हो गए। सबूत इन्होंने दिया, सवाल तो हमने नहीं सुनिए, दिए थे। आजकल भाजपाइयों से भी ज्यादा भाजपाई हो गए हो। अब बताइए, हम पवन खेड़ा को भाजपा में आने वाला अरेस्ट भाजपा करने ही के लिए रहेगा, असम भाजपा की से पुलिस अलग आई, क्यों रहेगा? असम की पुलिस आई। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल व्यक्ति को 100% भाजपा ही कहा जाएगा, उसमें संदेह क्या रहता है? इनके यहाँ संदेह रहता है, कब उठ के भाग जाए पता नहीं। इनके यहाँ डर है, हमारे यहाँ डर कहाँ है? एक मिनट, मुझे सिर्फ 24 घंटे के लिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दे दिया, 2 लोग छोड़ के पूरी भाजपा लाके दिखा दूं। 70 साल दिया था आपको महाराज, कहाँ है? 24 घंटे के अंदर आप 70 साल ईडी, आपको सीबीआई, दिया इनकम टैक्स था। मुझे दे दो, पूरा भाजपा 2 लोग को छोड़कर मैं अंदर लाके दिखा दूंगा कांग्रेस में। 70 साल दिया तो आप 70 बताओ ना, हेमंत साल। बिस्वा शर्मा के सबूत इन्होंने दिए और बोलते हैं हमको सबूत दो। सबूत इन्होंने दिए, भावना गांधी के सबूत इन्होंने ही दिए। अच्छा, उनको आपके जवाब के दे। सबूत इन्होंने ही दिए। लगातार बीच में वो बोलने कह रहे हैं से 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दीजिए, सबको कांग्रेस में शामिल कर लेंगे। दे रखा था, पीएमएलए एक्ट यही ड्राफ्ट करिए। पी चिदम्बरम जो गलत है, इस्तेमाल नहीं किया, मान रहे हैं। पीएमएलए हमने गलत इस्तेमाल नहीं किया, ये मान रहे हैं। पीएमएलए किसने ड्राफ्ट किया? हमने गलत, इन्होंने ड्राफ्ट किया ना। देखो, इनको और पता सीबीआई नहीं को तोता कब इतिहास कहा? इनको पता नहीं है। सीबीआई को तोता कब पीएमएलए कहा? जो है, पीएमएलए अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तब पास हो गया था, उसका क्या सिर्फ बात कर रहे नोटिफिकेशन हैं? में निकाला। पीएमएलए 2005 अभी देखो, का एक्ट माफी है मांगनी महाराज। पड़ेगी। आप जरा निकालो, पढ़िए, निकालो, पीएमएलए PMLA का 2005 का एक्ट है। पीएमएलए 2005 का एक्ट है। और ठीक है। 2005 एक सवाल है, एक सवाल है, एक सवाल है, जल्दी से सवाल आपसे, आप कांग्रेस से। हाँ, कांग्रेस से। तुमको भी कांग्रेस से पूछना है। जी, कि आपने अभी बोला कि अगर हमें ईडी और सीबीआई दे दो तो सारी बीजेपी हम कांग्रेस में मिला लेंगे। तो पिछले 70 साल में आपके पास थी, तब आपने पूरी बीजेपी क्यों नहीं मिला ली कांग्रेस? ये सही बात है, क्योंकि हमने लोकतंत्र दिया 70 साल में अभी देश तो को। पूछे हो। हमने गलत इस्तेमाल करके लोगों को तकलीफ नहीं दी, विपक्ष को, और ये खुद ही मान रहे और आपने खुद ही मान लिया कि 70 साल में हमने गलत इस्तेमाल नहीं किया, और ये इन्होंने किया, ये मान रहे। इन्होंने इनकम टैक्स, सीबीआई का जो इस्तेमाल किया, ये मान रहे। ये है कि आप ये कहते हो हम इतनी नीतियां लेंगे, विधवा पेंशन लाएंगे, तो सर जो 2014 से पहले कहाँ गई थी आपकी नीतियां? थी ना भाई, इतना विकास कैसे हुआ? सर आप मुझे एक बात बताइए, जो देश में पिन नहीं बनती थी, महिलाएं रोड पे घूम पाती थी, पर सर आप खुल के कह सकता हूँ मैं, आज खुल के कह रही है महिलाएं कि हाँ हम आराम से घूम पाते। पहले कोई नहीं कहता था आपके पक्ष में, ना आज कह रहा है, क्योंकि बीजेपी ने काम करा है।